गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ एथेनॉल पॉलिसी। ये टॉपिक इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसमें एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला है, जिसमें कि जो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल है, खासकर जो मेज से आता है, उसने सरपास कर दिया है शुगर केन बेस्ड प्रोडक्शन को फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक तरह से ये स्ट्रक्चरल चेंज है इन कंट्री की बायोफ्यूल स्ट्रेटजी में। तो आपको याद होगा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए लॉन्च किया गया था और शुगर केन फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था। ये इनिशियली तो कंसीव किया गया था कि शुगर मिल्स जो हैं वो एडिशनल रेवेन्यू बना सकेंगी और टाइमली पेमेंट्स मिलेगी शुगर केन फार्मर्स को। तो उसके लिए इसको प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये मल्टी फीड स्टॉक बन चुका है इंडस्ट्री, इथेनॉल इंडस्ट्री, जिसमें मेज़ और राइस का जो है वो एक मेजर रोल सामने आ रहा है। अब ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैली हैं इथेनॉल को सप्लाई करने के लिए। तो बनता कैसे है एथेनॉल? अगर हम देखें तो फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज जो है वो मोलासिस की जब होती है उससे जो है एथेनॉल की प्रोडक्शन होती है। 2017-18 तक तो शुगर मिल्स जो है वो सी हैवी मोलासिस का ही यूज़ करती थी मोस्टली, लेकिन क्योंकि हायर प्रोक्योरमेंट प्राइसेस मिलने लगे बी हैवी मोलासिस की, तो डायरेक्ट केन जूस या सिरप जो है वो धीरे धीरे जो है वो केन की तरफ डाइवर्ट होने लगे। तो अगर हम देखें तो इथेनॉल सप्लाईज जो हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को वो 38 करोड़ से बढ़कर 189 करोड़ लीटर्स तक पहुंच गई 2014 से 2019 के बीच में। ठीक है। तो अगर हम 19 के बाद देखें तो गवर्नमेंट ने एथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो ग्रेन से अलाउ की, जिसमें मेज़, राइस और डैमेज्ड फूड ग्रेन्स आते हैं। और स्टैंड अलोन ग्रेन बेस्ड जो एथेनॉल प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे फिर बढ़ने लगे इंडिया में। और अगर हम अभी के आंकड़े देखें 2023-24 के, तो जो 672 अगर करोड़ लीटर्स ऑफ एथेनॉल सप्लाई हो रहा है, उसमें से जो है 40% शुगर केन बेस्ड सोर्सेज से आ रहा है, लेकिन लगभग 60% जो है वो ग्रेन बेस्ड सोर्सेज से आ रहा है, मोस्टली मेज और ब्रोकन राइस से। जो 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो है डोमिनेंस ऑफ ग्रेन्स देखने को मिल रही है। 920 करोड़ लीटर्स में से 420 करोड़ लीटर्स जो है वो सिर्फ मेज़ ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, क्यों ये ड्राइव हुआ है ऐसे मेज़ की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ है? क्योंकि ड्रॉट्स आई पिछले 2 सालों में, तो शुगर को जो डाइवर्ट किया जाना था वो कम हुआ, वो उसकी प्रोडक्शन फेल हुई जब। ठीक है। तो एथेनॉल जो है वो मेज़ जो बनाई जाती है वो ज़्यादा प्राइस फैच करती है जो है डिस्टिलरीज़ को। तो इसलिए वो एज़ कम्पेयर टू जो है जूस या सिरप वो मेज़ की तरफ मूव होते रहे, लिक्रेटिव रहा डिस्टिलर्स के लिए। 25-26 के लिए भी जब अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जब टेंडर निकाले 1050 करोड़ के, उसमें 1776 करोड़ लीटर्स के जो है उनको जो है वो ऑफर्स मिले एथेनॉल सप्लाई करने के, जिसमें 1304 करोड़ लीटर्स तो सिर्फ ग्रेन बेस्ड सोर्सेज से ही आई, मेनली मेज और राइस से। मतलब शुगर की जो है वो शुगर केन की जो है वो जो पार्टिसिपेशन है वो इसमें कम होती जा रही है। इंडिया की 499 ऑपरेशनल डिस्टिलरीज हैं, जिनकी कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी 1822 करोड़ लीटर्स एनुअली है। ठीक है। और एथेनॉल डिमांड जो है वो लेकिन कैप है उस पर कि 20% की तो हमारी टेक्निकल लिमिट लगी हुई है इस पर। लेकिन इसमें क्या है कि फिर ओवर सप्लाई हो रही है, मतलब जितनी ज़रूरत भी नहीं है उससे ज़्यादा सप्लाई और डिस्टिलरीज कर रही हैं एथेनॉल की। तो इंडिया की एथेनॉल पॉलिसी जो है वो एक ग्लोबल डायलेमा फेस कर रही है कि क्या हम फूड ग्रेन्स जो है फ्यूल की तरफ जो है वो डाइवर्ट करें। 420 करोड़ लीटर्स ऑफ एथेनॉल जो मेज़ जो बनता है उसमें 11 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन लग जाता है, जो कि लगभग 26% ऑफ इंडिया का टोटल मेज़ आउटपुट है। जो कि मेज़ आपको पता है क्रिटिकल इनपुट है हमारे पोल्ट्री, डेयरी और लाइव स्टॉक फीड के लिए। तो लार्ज स्केल जो ग्रेन डाइवर्जन हो रही है उससे सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स भी रेज होते हैं, खासकर वाटर यूज़, लैंड एलोकेशन और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के लिए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एफर्ट्स करो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स की तरफ मूव होने को, खासकर एग्रीकल्चर रेजिड्यू से जो होते हैं जैसे पैडी स्ट्रॉ, जिसकी वजह से जो है हम 20% एथेनॉल टारगेट जो है हम अपना अचीव भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियाज़ 4G स्टैक। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कहा है कि इंडिया जो है अपना इंडिजिनसली डेवलप 4G स्टैक जो है वो सिर्फ अपनी कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए नहीं बल्कि ग्लोबली एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। तो 4G स्टैक है जिसमें कि आपका टेलीकॉम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आता है। इंडिया की स्ट्रेटजी का पार्ट है ये, चाइना की डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए, जिसमें कि हम टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो
बिल्ड कर रहे हैं। और इंडिया जो है वो अपना फुटप्रिंट इससे अफोर्डेबल, सिक्योर और लोकली डेवलप्ड सॉल्यूशंस के थ्रू एक्सपैंड करेगा। ठीक है। 4G क्या होता है? ब्रॉडबैंड मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, जिसने 3G को सक्सीड किया और 5G के लिए वे बनाया। हाई स्पीड इंटरनेट देता है ये। ठीक है। तो इसमें LTE, मीमो, OFDM, ये सब नेटवर्क्स आते हैं 4G के। अब इंडिया ने लैंडमार्क माइलस्टोन अचीव किया अपना फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड 4G नेटवर्क बना के, जिसमें 98,000 स्वदेशी टावर्स जो है वो लगाए गए हैं। सी डॉट, तेजस नेटवर्क्स और TCS ने इसको पावर किया है। इंडिया ने इसको स्क्रैच से बनाया है कोविड के टाइम पर। BSNL 4G स्टैक जो है वो क्लाउड नेटिव है और 5G रेडी है। कॉम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव जैसे कि भारत 6G अलायंस, 100 5G 6G लैब्स जो है, ये सब मिलकर इंडिया की जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत जो है वो पावर कर रही हैं। तो अगर हम देखें तो जो इंडिया का जो 4G स्टैक है वो स्केलेबिलिटी इनेबल करता है, रैपिड अपग्रेड देता है और स्मूथ माइग्रेशन टू 5G अलाउ करता है। नेटवर्क 5G रेडी भी है और इसको डिप्लॉय किया गया है अक्रॉस 92,000 प्लस साइट्स। ठीक है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं हमें? इंडिया जो है वो अपने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर सर्विसेज देता है। नेशनल सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन रहती है। ठीक है। खासकर कम्युनिकेशन जो डिफेंस पर्सनल के बीच में होती है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी इससे बूस्ट हो रही है। अब चाइना ने क्या किया था कि वावे और ZTE का यूज़ करते हुए डेवलपिंग मार्केट्स को डोमिनेट कर दिया लो कॉस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर देके, क्योंकि इसमें स्टेट फंडिंग दी गई उनको और इजी लोन्स दिए गए वहाँ की कंपनीज़ को। ये पॉलिसी जो है वो इंडिया ने ही अब BSNL 4G स्टैक के थ्रू अपनाई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैत्री 2 स्टेशन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है मैत्री 2 के लिए, जो कंट्री का न्यूएस्ट रिसर्च स्टेशन है और ये ईस्टर्न अफ्रीका में आने वाला है। मैत्री 2 स्टेशन जो है वो इंडिया का न्यूएस्ट रिसर्च स्टेशन है, ईस्टर्न अंटार्कटिका में बनाया जाने वाला है। ये लार्जर होगा दैन मैत्री 1 और इसमें प्रपोजल है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ किया जाएगा, सोलर पावर का, विंड एनर्जी का। ठीक है, ताकि इसको ऑपरेशंस किए जा सकें। और ये डिप्लॉय होगा, ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इसमें डिप्लॉय होंगे और अनमैन्ड भी रह सके ताकि ये कुछ पीरियड के लिए। और कंस्ट्रक्शन जो है इसकी जनवरी 2029 तक कंप्लीट होगी। NCPOR जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर, वो इसकी नोडल एजेंसी होगी। अब मैत्री स्टेशन ऑलरेडी होस्ट किया गया है 1989 से अंटार्कटिका में इंडिया द्वारा, और ये अकोमोडेट कर सकता है लगभग 25 to 40 साइंटिस्ट। और इंडिया के और भी रिसर्च बेसिस हैं अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री जो अब तो नहीं है, कुछ साल के लिए ऑपरेट किया था इसने, और भारती है जो कि 2012 से वहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और यूके जो है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर, जो कि एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है इंडिया और यूके के बीच में एडवांस करने के लिए डिजिटल इंक्लूजन को और रिजिलियंट कम्युनिकेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में देने के लिए। तो ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है यूके इंडिया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव के अंडर। और ये सेंटर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडिया और यूके को इकट्ठे लेकर आएगा एडवांस कनेक्टिविटी में। ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स ये क्रिटिकल फेज होगा शेप करने के लिए टेक्नोलॉजिकल और कमर्शियल कॉन्टर्स ऑफ 6G को। तो इंडिया और यूके दोनों ने 250 करोड़ रुपए जो है अगले 4 साल के लिए कमिट किए हैं इस इनिशिएटिव के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 624 मेगावाट का कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ने रिसेंटली एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है, जब 10 लाख क्यूबिक मीटर्स ऑफ डैम कॉन्क्रीटिंग कंप्लीट हुई है। तो कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चिनाब रिवर पर बनाया जा रहा है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में। इसमें कंक्रीट ग्रेविटी डैम की हाइट होगी 135 मीटर की और ये पावर देगा नॉर्दर्न ग्रिड को। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फोमोफ्लेशन। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंट साइनिंग हुई है जो यूएस प्रेसिडेंट की एनुअल फ़ी जो बढ़ाई गई है H1B वीज़ा की, उसकी वजह से सडन पैनिक डिमांड हो गई थी और उसकी वजह से जो है एयर टिकट प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। इसको हम कहते हैं फोमोफ्लेशन। फोमोफ्लेशन मतलब जब कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट और सप्लाई प्रेशर जो है वो कंबाइन होकर एक रैपिड इन्फ्लेशन कर देते हैं एसेंशियल्स में भी, उसको हम फोमोफ्लेशन कहते हैं। और ये बेसिकली डिमांड साइकोलॉजी पर बेस्ड है। तो साइकिल ऑफ पैनिक ड्रिवन डिमांड और जब प्राइस सर्जेस होते हैं उसकी वजह से, तो उसको हम फोमोफ्लेशन कहते हैं। तो फेयर ऑफ स्कैरसिटी या फिर फेयर ऑफ मिसिंग आउट जो है वो एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर देता है जिससे प्राइस राइज हो जाते हैं। तो फोमोफ्लेशन जो है वो बिहेवियरल साइकोलॉजी पर बेस्ड है और सोशल मीडिया से ये जब एम्पलीफाई हो जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोमनाथ टेम्पल। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो 3 डे विजिट टू गुजरात पर थे और उन्होंने रिसेंटली सोमनाथ महादेव टेम्पल में विजिट किया है। ये एक हिंदू टेम्पल है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, सौराष्ट्र में लोकेटेड है। फर्स्ट ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स है ये इंडिया के। और ये त्रिवेणी संगम पर लोकेटेड है, मतलब जहाँ पर कपिला, हिरन और सरस्वती रिवर मिलती हैं। और ये एंशियंट टेम्पल जो है इसको 649 बीसी में ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन कहा जाता है कि ये उससे काफ़ी पुराना है असल में। जो प्रेजेंट टेम्पल है इसको चालुक्य स्टाइल में बनाया गया है, 1951 में बनाया गया था। वल्लभ भाई पटेल जो है उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन को ओवरसी किया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंड। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी की कंटिजेंट जो है 120 पर्सोनल की, वो ऑस्ट्रेलिया में जो है गई हैं पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2025, जो कि एक एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is India's ethanol policy. This topic is important for your economy and environment section. So India's ethanol blending program has undergone a major shift, with grain-based ethanol, especially from maize, surpassing the sugarcane-based production for the first time. So India's ethanol blending program has been launched to reduce crude oil imports and support sugarcane farmers. And initially it was conceived to enable sugar mills to generate additional revenue and make timely payments to the cane growers. This program has now evolved into a multi-feedstock ethanol industry powered largely by grains, especially maize and rice. So this basically shift marks a major structural change in India's biofuel policy, which in which it began as a sugarcane-linked project, but it is now being driven by grain-based distilleries, and it has received over 40,000 crore investments. Okay. So until 2017-18, sugar mills mainly used C-heavy molasses, and of course, fermentation of sucrose from molasses uh, uh, drove this ethanol production in India. And the higher procurement prices for ethanol made from B-heavy molasses and direct cane juice or syrup encouraged mills to divert cane from sugar production to ethanol. So between 2014 and 19, ethanol supplies to oil marketing companies surged from 38 crore liters to nearly 189 crore liters. So after 2019, government allowed ethanol production from grains like maize, rice, and damaged food grains. As a result, standalone grain-based ethanol plants began proliferating across India. And by last year, if we see the statistics from last year, out of the 672 crore liters of ethanol, 60% came from grain-based sources and only 40% from sugarcane-based sources. And in the current financial year, that there has been dominance of grains. Out of the 920 crore liters, maize contributes about 420 crore liters. Okay, why it has happened? Because there has been reduced sugarcane availability, droughts hit the production, sugarcane production, and ethanol from maize is fetching higher prices than even sugarcane syrup, sugarcane juice or syrup. So that's why maize ethanol becomes more lucrative for distillers. Recently, also for the next financial year, OMCs invited tenders for 1050 crore liters of ethanol to achieve the 20% blending target, and they received offers worth they received offers totaling 1776 crore liters, which is far exceeding the requirements. And out of that, 1304 crore liters were from grain-based sources only. Okay, India has 499 operational distilleries with a combined production capacity of 1822 crore liters annually. So therefore, the ethanol demand has been capped by blending limits, but the sector faces a oversupply risk. So India's ethanol policy now faces a global dilemma of diverting food grains for fuel also, because we know that maize is a critical input for poultry, dairy, and livestock feed. So diverting it to ethanol is raising questions. So large scale grain diversion also raises sustainability concerns related to water use, land allocation, and fertilizer intensity. Okay, so efforts are also underway to develop second generation biofuels using agricultural residues like paddy straw, which could help achieve the 20% ethanol blending target by 2025-26.
So the next topic is India's 4G stack. This topic is important for your economy section. PM Modi at the India Mobile Congress has announced that India's indigenously developed 4G stack would not only enhance connectivity but also be exported globally. So 4G stack, which is comprising of both the telecom hardware and software, is part of India's strategy to challenge China's dominance in building telecom infrastructure. India aims to expand its footprint through affordable, secure, and locally developed solutions, especially across the developing world, like in Africa. So, what is 4G? It is the broadband mobile communication standard that succeeded 3G and paved the way for 5G. It delivers high speed internet, and technologies like LTE, MIMO, OFDM power the 4G networks. So, India has achieved a landmark milestone by launching its own first indigenously developed uh, 4G network featuring 98,000 Swadeshi 4G towers. This initiative has been led by CDOT, Tejas Networks, and TCS, and India built this stack from scratch during the COVID pandemic. BSNL 4G stack, which has been designed to be cloud native and 5G ready, provides seamless connectivity. Complementary initiatives have also been launched, like the Bharat 6G Alliance. So, what are the features of India's 4G stack? It enables scalability, rapid upgrades, and smooth migration to 5G. The network is also 5G ready, and it can be deployed across the country at about 92,000 plus sites. Okay, so this will empower India to control its telecom infrastructure. It will enhance access to education, healthcare, and agriculture services. It will also strengthen our national security and boost our domestic manufacturing. So China's telecom giants like Huawei and ZTE have been dominating the developing markets by offering low-cost telecom infrastructure backed by state funding and easy loans. It's a state industrial alliance. This has been understood by India, and we have been also promoting the 4G stack through the state and industry collaboration. Okay. So the next topic is Mathri 2 station. This topic is important for your science and tech section. Recently, the finance ministry has granted approval for Mathri 2, which is the country's newest research station to come up in Eastern Africa, Antarctica. So it will be larger than Mathri 1. It will be using the renewable energy sources like solar power and wind energy. It is planned to deploy automated instruments on board Mathri 2 so that it can remain unmanned for some period. It will be completed by January 2029, and NCPOR under Ministry of Earth Sciences will be the nodal agency for operating and organizing missions to Antarctica and Arctic. Okay, so what is Mathri Station? It has been hosted researchers since 1989. It can accommodate between 25 to 40 scientists. Apart from that, Dakshin Gangotri, which is not operational as of now, was the first base in India of India in Antarctica, and Bharti is operational since 2012. So the next topic is India UK Connectivity and Innovation Center. This topic is important for your international relations. India and UK have announced the launch of India UK Connectivity and Innovation Center, which is a strategic partnership between the two countries to advance digital inclusion and ensure a secure, innovative, and resilient communication between the two sides. So it will be implemented under the UK India Technology Security Initiative. It will bring together the complementary strengths of India and UK in advanced connectivity. Over the next 4 years, a critical phase for shaping the technological and commercial contours of 6G will be focused upon, and both nations have committed about 250 crore rupees over the next 4 years to drive this initiative. So the next topic is Kiru Hydroelectric Project. This topic is important for your economy section. So 624 megawatt Kiru Hydroelectric Project has recently reached a significant milestone with the completion of 10 lakh cubic meters of dam concreting. So this Kiru Hydroelectric Project is being developed over the Chenab River in Kishtwar district of Jammu Kashmir. The project will include the construction of a concrete gravity dam with a height of 135 meters, and it will provide the much needed power for the grid in northern India. So the next topic is FOMOflation. This topic is important for our economy section. So the recent signing of a proclamation by the US President raising the annual fee for H-1B visas led to a sudden panic-driven demand for which pushed the ticket prices higher. Okay, so what is FOMOflation? It is when the consumer behavior, that is demand psychology, and market or supply pressures combine to create rapid inflation even in essentials. This cycle of panic-driven demand and resultant prices surge illustrate how FOMOflation operates. It is basically the fear of scarcity or fear of missing out which triggers buying frenzy, setting off an artificial demand loop and eventual price rises. Unlike usual inflation, which is an outcome of macroeconomic factors, FOMOflation arises from behavioral psychology, often amplified by social media. It can also be seen in consumer goods.
So the next topic is Somnath Temple. This topic is important for your art and culture section. So President of India is on a 3-day visit to Gujarat, and she has offered prayers at the historic Somnath Temple. So it's a Hindu temple dedicated to Lord Shiva, and it is located in Saurashtra. It is one of the first 12 Jyotirling shrines in India. It is the site on Triveni Sangam, that is the confluence of three rivers, namely Kapila, Hirana, and Saraswati. So, this ancient temple's timeline can be traced from 649 BC, but it is believed to be much older than that. So, the present temple was reconstructed in the Chalukya style of Hindu temple architecture, and it was completed in 1951, and it was completed by Vallabhbhai Patelji. Okay. So the next topic is exercise Austro-Hind. This topic is important for your security section. Recently, an Indian Army contingent comprising of 120 personnel departed for Australia to participate in the 4th edition of exercise Austro-Hind, which is a joint military exercise held annually between India and Australia. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.